बट से ज़्यादा मैं खुशामदीद दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं QSO का लेक्चर। इस आर्टिकल में इससे पहले हमने 69 आर्टिकल पढ़ लिए थे, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारा आर्टिकल पढ़ेंगे वो है आर्टिकल 70 और हमने तमाम 164 आर्टिकल को कंप्लीट करना है। आसान उर्दू ज़बान में मिसाल देकर आपको समझाना है ताकि आपको इन आर्टिकल्स को बआसानी समझ सकें। उस लेक्चर में आज हम पढ़ने लगे हैं आर्टिकल 70 को। आर्टिकल 70 बताता है कि ऑरल एविडेंस को डील करता है। अगर आपको पता हो कि एविडेंस की दो टाइप्स हैं, एविडेंस की दो टाइप्स कौन सी हैं, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और एक दूसरा होता है ऑरल एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कौन सी होती है, दस्तावेजी शहादत हो गई है, और दूसरा एविडेंस कौन सा होगा, वो होगा ऑरल एविडेंस। ऑरल से मुराद ज़ुबानी शहादत, यानी ज़ुबानी कलामी। अगर कोई बंदा किसी बात का इकरार करे, इनकार करे तो वो ज़ुबानी शहादत होगी। तो यही बात आर्टिकल 70 में बताई गई है कि कोई भी अगर कोई फैक्ट है उसको ज़ुबानी शहादत के ज़रिए साबित किया जा सकता है, अनलेस कि जब तक कि कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट हो। यानी अगर किसी केस के अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट कोई मौजूद है, दस्तावेजी शहादत मौजूद है, तो फिर दस्तावेजी शहादत की अहमियत ज़्यादा होगी। अब दस्तावेजी शहादत को खाली ज़ुबानी शहादत के ज़रिए इनकार नहीं किया जा सकता। बिलफर्ज किसी शख्स के पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई रजिस्ट्री है, मकान की, गाड़ी की रजिस्ट्री है, तो वो रजिस्ट्री जिसके पास या डॉक्यूमेंट का, गाड़ी का, मकान का किसी के पास मौजूद है, वो ज़्यादा वैलिड होगा, ज़ुबानी शहादत अदालत में नहीं चलेगी। ये बात बताई गई है आर्टिकल 70 के अंदर। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 71 को। ऑरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। इसके अंदर दोस्तों ये बताया गया है कि जो ज़ुबानी शहादत होगी वो मस्ट बी डायरेक्ट। मस्ट बी डायरेक्ट मतलब ये होगी कि ऐसे हो कि वो डायरेक्ट इंसान जो ज़ुबानी शहादत दे रहा हो वो उसका आई विटनेस हो। ये हेर से के ऊपर बेस ना करते हो। हेर से क्या मुराद होता है कि ये ना हो कि किसी से सुनी सुनाई हो। अगर किसी ने किसी को गोली मारते देखा है तो वो आई विटनेस है किसी केस के अंदर, तो उसने अपनी आंखों से देखा हो। अगर कोई अदालत में गवाही देने आया कि फलां शख्स का लड़ाई झगड़ा हुआ था और उसने फलां किसी शख्स को गालियाँ निकाली, तो वो जो शख्स गवाही देने आया उसने अपने कानों से सुना हो कि उनका दरमियान इस तरीके से गालियों का तबादला हुआ या लड़ाई झगड़ा हुआ, तो इस सूरत में तो ज़ुबानी शहादत काबिल कबूल होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक शख्स कहे कि मैंने फलां शख्स से सुना था कि उसने कहा कि फलां शख्स ने फलां को गालियां निकाली, ऐसे नहीं। अगर कोई इस तरह का केस है कि मस्ट बी सी, मस्ट बी हेयर्ड, मस्ट बी सेंस प्रिजर्व, यानी उसने खुद अपनी कानों से सुना हो, खुद अपनी आंखों से देखा हो और खुद अपने महसूस किया उस केस को, तो वही शख्स अदालत में गवाही दे सकता है। अदरवाइज सुनी सुनाई बात के ऊपर ज़ुबानी शहादत काबिल कबूल नहीं है। दोस्तों अब इसकी ज़रा सी एक्सेप्शन है कि किस सूरत में ज़ुबानी शहादत काबिल कबूल है। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि एक्सपर्ट ओपिनियन के अंदर अगर कोई ओपिनियन शख्स देता है और ओपिनियन वाले शख्स के अंदर अगर वो शख्स मौजूद नहीं है, एक्सपर्ट ओपिनियन के अंदर, यानी एक शख्स कोई अपना रिसर्च डॉक्यूमेंट इस तरीके से पब्लिश करके गया था जिसके अंदर बताया गया था कि जहर देने के ऊपर ये अलामात सामने आती हैं, लगने पर ये ज़ख्म होगा, तो अब वो एक्सपर्ट मौजूद नहीं है, अदालत में मौजूद नहीं है, लेकिन उसका जो रिसर्च पेपर था उसको बतौर एविडेंस अदालत में पेश किया जा सकता है। कि क्योंकि अब देखें, अब वो एक्सपर्ट तो उस टाइम मौजूद नहीं है, लेकिन उसका जो डॉक्यूमेंट उसने पेश किया है वो अदालत के अंदर काबिल कबूल होगा। इसी तरह जो इस आर्टिकल 71 के अंदर कहा गया है कि ऑरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, इसके अंदर जो इसकी डाइंग डिक्लेरेशन है, अगर आपको याद हो हमने आर्टिकल 46 के अंदर पढ़ा था डाइंग डिक्लेरेशन। यानी अब डाइंग डिक्लेरेशन बेस किसके ऊपर करती है, वो किसी और शख्स के, यानी वो जो मरने वाले जो होता है वो तो मर जाता है, लेकिन उसने मरने वाले जब बता के जाता है मुझे फलां शख्स ने कत्ल किया, तो अब वो सुनी सुनाई बात है ना, तो डाइंग डिक्लेरेशन भी इस जो आर्टिकल 71 है इसकी एक एक्सेप्शन बयान की गई है। तो दोस्तों इसकी जो एक्सेप्शन 3 है, प्रोवाइडेड डेट, जो इसमें बताया गया है वो ये है कि अगर कोई गवाह मिल नहीं रहा, वफात पा चुका है, इस काबिल नहीं है कि अदालत में गवाही दे सके, तो इस सूरत में भी उसके बिहाफ के ऊपर, जैसे हमने डाइंग डिक्लेरेशन पढ़ा था, तो उसके अंदर इस बिहाफ के ऊपर भी गवाही हो सकती है, उसके बिहाफ के ऊपर कोई आगे गवाही दे सकता है। तो इसी के अंदर एक और वर्ड यूज़ हुआ है इस आर्टिकल के अंदर, इसी एक्सेप्शन के अंदर, शाहुल शोदा, यानी अगर कोई गवाह है वो इस काबिल नहीं है कि अदालत में गवाही दे सके, तो वो अपने बिहाफ के ऊपर 2 विटनेस अपॉइंट कर सकता है जो उसके बिहाफ के ऊपर अदालत में जाके गवाही देंगे, मुद्दा बयान करेंगे, जो बात उसने अदालत में बयान करनी थी वो 2 गवाह उसके बिहाफ के ऊपर गवाही देंगे। इसको शाहुल शोदा कहा जाता है और ये केसेस के अंदर एप्लीकेबल होगा तमाम केसेस में, सिवाय कौन से केसेस में, हदूद केसेस के अंदर ऐसी गवाही अदालत में काबिल कबूल नहीं होगी। हदूद केसेस के अंदर जो गवाह होगा उसे हर सूरत अदालत में आना होगा और वो खुद आके गवाही देगा, वो अपने बिहाफ के ऊपर किसी विटनेस को अदालत में नहीं भेज सकता। ये बात बताई गई है आर्टिकल 71 में और इसकी एक्सेप्शन के अंदर। दोस्तों अब आ रहे हैं आर्टिकल 72 की तरफ। प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड बाय ईदर बाय प्राइमरी और बाय सेकेंडरी एविडेंस। यानी अगर कोई दस्तावेजी शहादत है, दस्तावेजी कोई डॉक्यूमेंट मौजूद है, तो उसको 2 तरीकों से साबित किया जा सकता है, आया कि वो प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा। अब प्राइमरी डॉक्यूमेंट क्या होता है और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट क्या होता है उसको हम आगे पढ़ते हैं।
अब आ जाए आर्टिकल 73 की तरफ। वो बताएगा कि प्राइमरी एविडेंस कौन सा होता है। प्राइमरी डॉक्यूमेंट दोस्तों अगर सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो प्राइमरी डॉक्यूमेंट से मुराद वो कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा, ओरिजिनल फॉर्म में होगा, उसको प्राइमरी एविडेंस बोलते हैं। और इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन दी गई है उसके अंदर मजीद बताया गया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को एज ए प्राइमरी एविडेंस या प्राइमरी डॉक्यूमेंट लिया जाएगा। वो बताया गया है कि मैंने डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट, यानी अगर कोई आपने एग्रीमेंट किया, बिल पर ज़मीन की खरीदो फरोख्त का आपने एग्रीमेंट किया, आपने तहरीर पूरी लिखी, स्टाम्प पेपर पूरा फुल हो गया, अब आपने दूसरा स्टाम्प पेपर ले लिया, फिर तीसरा स्टाम्प पेपर ले लिया। अब वो जो पूरा जो तहरीर है जो पूरे 3 स्टाम्प पेपर के ऊपर चली है या 4 के ऊपर वो जाती है तहरीर, तो वो हर स्टैम्प पेपर, हर वो जो कागज़ है वो एज ए प्राइमरी एविडेंस लिया जाएगा। एक्सप्लेनेशन 2 है, वेयर अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर ऑल मेड बाई वन यूनिफॉर्म प्रोसेस इन द केस ऑफ प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी। यानी प्रिंटिंग फॉर्म में अगर कोई डॉक्यूमेंट निकल रहा है, आपने किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकलवाया या आपने कोई कंप्यूटर से या प्रिंटर से तस्वीर आप निकलवाते हैं, वो तस्वीर पूरी एक प्रिंट से निकलती है, एक यूनिफॉर्म प्रोसेस के नतीजे में वो इकट्ठी 10-12 तस्वीर निकलाई, तो वो इकट्ठी जो तस्वीर निकली हैं एक यूनिफॉर्म प्रोसेस के अंदर, तो वो तमाम की तमाम तस्वीर या तमाम के तमाम ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो एक यूनिफॉर्म प्रोसेस के जरिए निकले, तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, वो प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। ये बताया गया है एक्सप्लेनेशन 2 के अंदर। एक्सप्लेनेशन 3 कहते हैं ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन। अब बिल फर्ज आप कोई पेपर देते हैं, बिल फर्ज पीपीएससी का या एफपीएससी का, आप पीपीएससी एफपीएससी वाले आपको क्या करते हैं, ये रोल नंबर स्लिप भेज देते हैं, रोल नंबर स्लिप भेजते हैं, या वो कोई आपको आपका रिजल्ट कार्ड आपको कोई भेजते हैं इस तरीके से करके, तो आपने वो रिजल्ट कार्ड अपने जीमेल से प्रिंट करवाते हैं या वो रोल नंबर स्लिप प्रिंट करवाते हैं, तो वो रोल नंबर स्लिप जो आपने प्रिंट करवाई या जो आपने रिजल्ट वहाँ से प्रिंट करवाया, तो वो क्या कहलाएगा, वो भी प्राइमरी एविडेंस होगा और प्राइमरी डॉक्यूमेंट कहलाएगा। अब आ जाए इसकी एक्सप्लेनेशन 4 के अंदर कि कौन सा डॉक्यूमेंट प्राइमरी एविडेंस कहलाएगा। तो इसके अंदर ये बताया गया कि दोस्तों अगर आपने कोई एक बिल फर्ज आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल करके आपने अपने सीवी तैयार की, अब आपने वो सीवी तैयार की, सीवी तैयार करने के बाद आपने या कोई रिसर्च पेपर आपने तैयार किया, बिल फर्ज रिसर्च पेपर आपने पूरा टाइप करा, पूरा तैयार किया कंप्यूटर में, अब आपने वो कंप्यूटर में तैयार करने के बाद अपने कंप्यूटर में आपने वो सीवी, वो डॉक्यूमेंट, वो रिसर्च पेपर जनरेट किया, तैयार किया, अब आपने वो किसी को ईमेल कर दिया, ईमेल करने के बाद या आपने वो खुद उसका प्रिंट निकलवा लिया, तो आपने जो इस तरीके से जो खुद कंप्यूटर के अंदर इटसेल्फ जो आपने डॉक्यूमेंट जनरेट किया है, तो वो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ जनरेट करने के बाद अगर आप उसका प्रिंट निकलवाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट कहलाएगा। अब आ जाए आर्टिकल 74 पे। आर्टिकल 74 बताता है सेकेंडरी एविडेंस कौन से होंगे। सेकेंडरी एविडेंस दोस्तों जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जैसे हम आर्टिकल 73 में पढ़ के आए हैं, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है अगर उनकी कोई कॉपी तैयार करता है तो वो कॉपी क्या कहलाएगी, वो सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा। बिल फर्ज जैसे मैंने आपको स्टैम्प पेपर की मिसाल दी थी, अब वो स्टैम्प पेपर की कोई कॉपी करवा लेता है, अब वो फोटो कॉपी क्या होगी, एज ए सेकेंडरी एविडेंस ली जाएगी। यही बात आर्टिकल 74 में बताई गई है। अगर आप इसको पढ़ें, जो क्लास 1 है उसके अंदर बताया गया सर्टिफाइड कॉपीज़। सर्टिफाइड कॉपी से मुराद ये है कि आप नादरा से कोई बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाते हैं, फ़र्द मलकियत निकलवाते हैं, तो वो फ़र्द मलकियत जो होगी वो सर्टिफाइड कॉपी होती है, उसके ऊपर नादरा वाले या यूनियन काउंसिल वाले या पटवारी अपनी स्टैंप लगा देता है, तो वो सर्टिफाइड कॉपी होगी। वो ऐसी सर्टिफाइड कॉपी भी अदालत में क्या होगी, एज ए सेकेंडरी एविडेंस ली जाती है और वो मानी जाएगी। अब इसका जो क्लास 2 है, कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय द मैकेनिकल प्रोसेसर। मैकेनिकल प्रोसेस वही जो मैंने आपको बताया, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद था, स्टैम्प पेपर मौजूद है जिस पे तहरीरी माहिदा आपने कोई किया था, तो अब उस तहरीरी माहिदे की अगर कोई कॉपी करवा लेता है, फोटो कॉपी करवाता है, तो वो क्या होगा, वो सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगी। वो अगर कोई ओरिजिनल को देखते हुए कोई कंपेयर करके उसको उसकी कॉपी वो तैयार करता है, वो भी सेकेंडरी एविडेंस मानी जाएगी। कोई डॉक्यूमेंट इस तरीके से है जो एग्जीक्यूट किसी के हक में होना था, मालिक मकान है बिल फर्ज, मालिक मकान एक एग्रीमेंट लिखता है किराएदार के हक में कि मैंने अपना मकान फलां बंदे को दे दिया है और इतना किराए पे दिया है, स्टाम्प पेपर लिख के किराएदार को। अब किराएदार भी इसी तरह एक एग्रीमेंट लिखता है, तहरीरी लिखता है कि मैंने फलां फलां शख्स से मकान किराए पे ले लिया था। अब ये दोनों ने एक दूसरे के हक में एक क्या करा है, एग्रीमेंट लिखा है, और वो बातें सेम है, सब कुछ सेम है, जस्ट उन्होंने नाम तब्दील करके एक दूसरे के हक में लिखा है कि वो एक मालिक मकान कह रहा है कि मैंने फलां शख्स को मकान किराए पे दे दिया है, और जो किराएदार है वो तहरीरी सूरत में लिखता है कि मैंने फलां शख्स से मकान किराए पे ले लिया है। अब ये जो एक दूसरे के हक में इन्होंने डॉक्यूमेंट लिखा है, वो अपने हक में तो इनके वो सेकेंडरी एविडेंस होकर, जबकि एक दूसरे के हक में वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। यही बात आर्टिकल 44 के अंदर बताई गई है कि काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टी हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम। जो क्लास 5 है वो बताती है कि ऑरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सेम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट। यानी अगर कोई डॉक्यूमेंट है दोस्तों, इसके अंदर ये है कि ज़ुबानी शहादत को भी बतौर सेकेंडरी एविडेंस लिया जा सकता है। तो सेकेंडरी एविडेंस के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि डॉक्यूमेंट मौजूद हो। सेकेंडरी एविडेंस के अंदर बतौर ज़ुबानी शहादत
कोई शख्स आगे गवाही देता है वो भी बतौर सेकेंडरी एविडेंस मानी जा सकती है। वो कैसे? वो ऐसे कि एक डॉक्यूमेंट मौजूद है, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर सवाल उठता है कि आया कि ये साइन एक शख्स के वही हैं या नहीं है, ए के साइन है या नहीं है। अब ए का बेटा बी अदालत के अंदर पेश होता है और बी आके अदालत में गवाही देता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है के ऊपर जो ये साइन है ये मेरे वालिद के हैं, या ये जो तहरीर है ये मेरे वालिद ने लिखी है। अब बी का ये जो बयान होगा उस डॉक्यूमेंट के ऊपर ये एज ए सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा। कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अगर कोई बात उठ जाती है, या बिलफर्ज एक तहरीरी माहिदा उसके ऊपर लिखा था ये घर 50 लाख का मैंने सेल कर दिया, अब वो शख्स कहता है कि यार मैंने 50 लाख इसके ऊपर तहरीर नहीं करा था, 5 लाख का मैंने लिखा था, ये एरर आ गई है। अब उसका ये अदालत में वो बयान देता है कि जी ये 50 लाख का मैंने सेल नहीं करा, 5 लाख था और ये एरर आई है, एक सिफर इसमें एक्स्ट्रा डल गया। तो अब उसका ये बयान भी अदालत के अंदर सेकेंडरी एविडेंस लिया जाएगा। आर्टिकल 75 कहता है कि डॉक्यूमेंट्स अगर कोई भी अदालत में पेश करेगा वो प्राइमरी एविडेंस होना चाहिए, लेकिन इसकी चंद एक एक्सेप्शन है कि सूरत के अंदर सेकेंडरी एविडेंस अदालत में पेश किया जा सकता है। हम अगले आर्टिकल के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन जनरल रूल ये है कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर अदालत में पेश किया जाएगा तो वो प्राइमरी होना लाजमी है। और इसकी एक्सेप्शन क्या है? प्राइमरी एविडेंस अगर कोई ऐसा तहरीरी मुआहिदा, स्टाम्प पेपर किसी ऐसे शख्स के पास है जिसके खिलाफ हमने केस कर दिया। अब ज़ाहिर बात है जिसके खिलाफ हमने केस करा है वो अपने खिलाफ तो वो डॉक्यूमेंट पेश नहीं करेगा ना। तो इस सूरत के अंदर अगर हमारे पास फोटोकॉपी मौजूद है तो हम फोटोकॉपी अदालत में पेश कर सकते हैं और साथ अदालत में बताएंगे कि जी, जब वो पूछेगी जी इसका, अदालत पूछेगी इसका प्राइमरी एविडेंस किधर है, यानी इसका जेन्युइन कॉपी किधर है, तो आप कहेंगे जी वो इस शख्स के पास है जिसके खिलाफ हमने केस करा है। और एनी पर्सन आउट ऑफ रीच, यानी अगर कोई ऐसा शख्स है जो कि जिसके तक रसाई नहीं है, अगर डॉक्यूमेंट किसी ऐसे शख्स के पास पड़ा है जिसके तक हमारी रसाई नहीं है तो इस सूरत में भी सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। इसके अंदर दो बातें बताई गई हैं कि अगर डॉक्यूमेंट्स किसी ऐसे शख्स के पास है जिसको लीगली बाउंड नहीं है कि वह अदालत में पेश हो करे या वो लीगली बाउंड है लेकिन वह अदालत में पेश नहीं करता डॉक्यूमेंट, तो इस सूरत में भी हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। तो दोस्तों आर्टिकल 76 के जो क्लास ए है उसके अंदर बता दिया गया है कि अगर डॉक्यूमेंट, प्राइमरी डॉक्यूमेंट, जेन्युइन डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी ऐसे शख्स के पास है जिसके खिलाफ हमने केस किया, या किसी ऐसे शख्स के पास है जो अदालत में जिसका आना मुमकिन ना हो, या किसी ऐसे शख्स के पास है जो कि लीगली बाउंड नहीं है, या अगर लीगली बाउंड है तो उसको हमने नोटिस भेजा लेकिन वो अदालत में पेश नहीं करता, तो इस सूरत के अंदर हम सेकेंडरी एविडेंस जो होगा, हमारे पास फोटो कॉपी होगी उस डॉक्यूमेंट की, वो अदालत में पेश कर सकते हैं। अब आर्टिकल 76 की क्लॉज भी कहती है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट या कोई ऐसा था जिसको अदालत ने पहले ही पार्टीज को अगर उसने तस्लीम कर लिया तो इस सूरत में भी सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। मिसाल के तौर पर ए केस कर देता है बी के ऊपर कि जी क्या नाम है, बी ने मुझे 10 लाख रुपए देने हैं और इसने मुझसे तहरीरी मुआहिदा किया था और ये पैसे नहीं दे रहा। अब ये अदालत के अंदर आता है और अदालत के अंदर आके वो इकरार कर लेता है कि जी मैंने हाँ 10 लाख रुपए मैंने ए के देने हैं। अब अदालत ए से ये डिमांड नहीं करेगी कि वो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेश करे अदालत के अंदर। जब अगली पार्टी ने ही आके उस कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को तस्लीम कर लिया, जब अगली पार्टी ने तस्लीम कर लिया उस कंटेंट्स को, तो फिर इस सूरत में जेन्युइन डॉक्यूमेंट पेश करना, प्राइमरी डॉक्यूमेंट पेश करना ज़रूरी नहीं है। फिर वो पार्टी चाहे तो फोटोकॉपी सेकेंडरी एविडेंस बतौर सेकेंडरी एविडेंस अदालत में दे सकती है। इसकी क्लॉज सी के अंदर बताया गया है कि अगर कोई क्या नाम है डॉक्यूमेंट ऐसा है, प्राइमरी एविडेंस जो था डॉक्यूमेंट था वो गुम हो गया है, गुम हो गया, जल गया, तबाह हो गया, या वो उसको लाना अदालत में मुमकिन नहीं है, या अगर अदालत में हम लेकर आएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम खर्च हो जाएगा और ये टाइम से उस पार्टी की तरफ से खर्च ना हो जो जिसके ऊपर अदालत ने कहा हो कि तुमने ये पेश करना है, वो वाकई जेन्युइन तरीके से उसको अदालत में अगर ऐसा डॉक्यूमेंट पेश किया जाए तो उसके ऊपर काफ़ी टाइम डिले हो जाएगा। तो इस सूरत के अंदर अगर प्राइमरी एविडेंस जल गया, तबाह हो गया, गुम हो गया, तो इस सूरत के अंदर एज ए सेकेंडरी एविडेंस उसकी फोटोकॉपी प्राइमरी एविडेंस की दी जा सकती है। आर्टिकल डी कहता है कि जब प्राइमरी एविडेंस की बल्क क्वांटिटी के अंदर हो और उसको अदालत में इतनी ज़्यादा हैवी क्वांटिटी के अंदर हो, यानी उसके लाखों हज़ारों पेजेस हों, कॉपीज़ हों, तो इस सूरत के अंदर भी उसके सेकेंडरी एविडेंस होगा वो मॉडर्न डिवाइस के अंदर। मॉडर्न डिवाइस के अंदर मतलब क्या है कि वो USB के अंदर डाल देंगे। अब USB के अंदर आपको पता है कंप्यूटर के अंदर फाइलें लाखों सफ़ात के ऊपर फाइल भी आ सकती है। आप बजाय वो कि वो लाखों सफ़ों की फाइल अदालत में पेश की जाए प्रिंट करवा कर, तो उसके अंदर तो वो बड़ा टाइम खर्च हो जाएगा और बड़ा तंगी होगी। तो अब अदालत के अंदर मॉडर्न डिवाइस के अंदर, यानी मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, लैपटॉप के अंदर हम वो डॉक्यूमेंट को डाल देते हैं। अब लैपटॉप के अंदर वो लाखों पेजेस होंगे, लाखों पेजेस के अंदर हम अपने नाम का सर्च करेंगे उसके ऊपर, तो वो रेलिवेंट हमारे सामने वो उसका डॉक्यूमेंट सब पेज सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से भी करके हम सेकेंडरी एविडेंस को पेश कर सकते हैं जब प्राइमरी डॉक्यूमेंट बल्क क्वांटिटी के अंदर हो।
क्लॉज ये बताती है कि अगर प्राइमरी डॉक्यूमेंट इस सूरत में इस हालत के अंदर है कि उसको इजीली मूव ना किया जा सकता हो, यानी वो बिलफर्ज पर कंप्यूटर के अंदर की फाइल पड़ी है या फेसबुक के सर्वर के अंदर कोई फाइल है बिलफर्ज, ज़ाहिर बात है फेसबुक का गूगल का सर्वर मौजूद होते हैं और उसको ईजिली नहीं लाया जा सकता अदालत के अंदर। तो इस सूरत के अंदर इस क्वान्टिटी की इस हालत के अंदर अगर कोई फाइल है प्राइमरी डॉक्यूमेंट है तो भी इस सूरत के अंदर सेकेंडरी एविडेंस अदालत में बतौर एविडेंस पेश किया जा सकता है। क्लॉज ये बताती है कि अगर कोई प्राइमरी एविडेंस है उसकी अगर कोई सर्टिफाइड कॉपी पेश करने की अगर अदालत में इजाज़त है, जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि क्या नाम है बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, फ़र्द मलकियत हो गई, तलाक सर्टिफिकेट हो गया, तो इस तरीके से जो यूनियन कौंसिल डॉक्यूमेंट जारी हुआ, नादरा ने कोई डॉक्यूमेंट जारी करा सर्टिफाइड कॉपी, तो वो भी बतौर अदालत में सेकेंडरी एविडेंस अदालत में हम पेश कर सकते हैं। इसकी क्लॉज एच कहती है कि अगर प्राइमरी डॉक्यूमेंट इस फॉर्म के अंदर है कि उसको ईजिली अदालत के अंदर एग्जामिन नहीं किया जा सकता, जैसे मैंने आपको पनामा पेपर की मिसाल दी कि लाखों पेजेस हैं तो उसको इजीली अदालत में नहीं एग्जामिन कर सकती थी हर पेपर को, तो उसका जो रेलिवेंट पार्ट होगा और उसको रेलिवेंट पार्ट का ख़ास पोर्शन जो होगा तो वो अदालत में हमने पेश किया था। जो केसेस चले थे पनामा केसेस चले थे तो रेलिवेंट पार्ट भी अदालत के अंदर पेश करा था और रेलिवेंट पेपर उसका निकाल के अदालत के सामने पेश करा था, तो वो भी अदालत के अंदर काबिल कबूल है। यानी अगर प्राइमरी पेपर इतनी बल्क क्वांटिटी के अंदर है कि उसको इजीली एग्जामिन नहीं किया जा सकता तो उसका सेकेंडरी एविडेंस बतौर अदालत के अंदर उसका रेलिवेंट पार्ट अदालत में पेश किया जा सकता है। क्लॉज आई बताती है कि अगर प्राइमरी डॉक्यूमेंट कोई जुडिशियल फाइल का हिस्सा था, यानी जुडिशियल फाइल का हिस्सा था लेकिन अब जुडिशियल फाइल नहीं मिल रही, जुडिशियल फाइल से वो डॉक्यूमेंट प्राइमरी डॉक्यूमेंट गुम हो गया है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो अब उसकी जो सर्टिफाइड कॉपी अदालत किसी शख्स पार्टी के पास मौजूद थी या किसी ने निकलवाई होगी तो वो बतौर अदालत के अंदर सेकेंडरी एविडेंस बतौर अदालत में पेश किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था बताया गया था आर्टिकल 76 के अंदर। पहली बात है प्राइमरी डॉक्यूमेंट अदालत में हमने पेश करना होगा आर्टिकल 75 के मुताबिक, लेकिन अगर प्राइमरी डॉक्यूमेंट अदालत में नहीं ला सकता तो वो कौन सी सूरतें हैं जब सेकेंडरी एविडेंस पेश किया जा सकेगा? जब प्राइमरी डॉक्यूमेंट किसी दूसरी पार्टी के पोसेशन में हो, जब वो मिल ना रहा हो, तबाह हो चुका हो या बल्क क्वांटिटी के हो या इसको इजीली मूवेबल ना हो, तो इस सूरत के अंदर ये चंद एक्सेप्शन बयान की गई हैं जिसके अंदर हम सेकेंडरी डॉक्यूमेंट यानी जो होगा फोटोकॉपी होगी जेन्युइन डॉक्यूमेंट की वो अदालत में पेश कर सकते हैं। अब आए आर्टिकल 77 की तरफ। आर्टिकल 77 बताता है रूल्स एज टू नोटिस टू प्रोड्यूस। अगर आपको याद हो हमने जो पिछला आर्टिकल में अभी पढ़ के आए हैं कि आर्टिकल 76 का जो क्लॉज ए है वो बताती है कि अगर कोई प्राइमरी डॉक्यूमेंट किसी एडवर्स पार्टी के पास है, मुखालिफ पार्टी के पास है, तो इस सूरत में जो पार्टी होगी वो सेकेंडरी एविडेंस बतौर फोटोकॉपी उसकी अदालत में दे सकती है। अब आर्टिकल 77 बताता है कि वो किस सूरत में सेकेंडरी एविडेंस देगी, जब तक कि उसको पहले वो नोटिस भेजेगी। वो नोटिस अदालत में देगी कि तो जी तुम्हारे पास मेरे पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट मौजूद है, ठीक है, तुम अदालत में पेश करो। अब अगर वो उस नोटिस को मिलने के बाद भी अगर अदालत के अंदर डॉक्यूमेंट को पेश नहीं करता तो इस सेकेंडरी एविडेंस उसका जो फोटोकॉपी उसके पास मौजूद है किसी शख्स के पास वो पेश करेगा। ये बात आर्टिकल 77 के अंदर बताई गई है। यानी सेकेंडरी एविडेंस को फोटोकॉपी किसी डॉक्यूमेंट की पेश करने से पहले उस शख्स को नोटिस भेजना लाजमी है जिसके पास प्राइमरी डॉक्यूमेंट मौजूद है। अब अगर वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट जिसके पास मौजूद है वो उस नोटिस के मिलने के बाद भी अगर वो अदालत में या उस शख्स को नहीं देता वो डॉक्यूमेंट, तो अब वो फोटोकॉपी उसकी अदालत में पेश कर सकता है। ये बात आर्टिकल 77 के अंदर बताई है कि नोटिस देना पहले लाजमी है। एक्सेप्शन है जब कोई डॉक्यूमेंट जो प्रूव करना है वो सेल्फ नोटिस हो या जब दूसरी पार्टी जिसके पास प्राइमरी डॉक्यूमेंट पड़ा है उसको पता है कि वो लाजमी अदालत में पेश करेगी, तो इस सूरत के अंदर भी उसे नोटिस देना लाजमी नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगली पार्टी ने लाजमी वो डॉक्यूमेंट पेश करना है अदालत के अंदर प्राइमरी डॉक्यूमेंट, तो इस सूरत में वो नोटिस नहीं देगा। या अगर जो मुखालिफ पार्टी है अगर ये बात साबित हो जाए अदालत में कि जो मुखालिफ पार्टी के पास जो डॉक्यूमेंट पड़ा है प्राइमरी डॉक्यूमेंट वो उसने फ्रॉड के ज़रिए या इलीगल फोर्स इस्तेमाल करते हुए ज़ोर ज़बरदस्ती छीन लिया था, कब्ज़े में ले लिया था, या फ्रॉड करके कब्ज़े में वो जो जेन्युइन डॉक्यूमेंट था अपने कब्ज़े में ले लिया था, तो इस सूरत में उस पार्टी को नोटिस करना लाजमी नहीं होगा। ज़ाहिर बात है एक बंदे ने जो ज़ोर ज़बरदस्ती से छीन ही लिया तो अब वो नोटिस के ऊपर डॉक्यूमेंट तो नहीं देगा। अब जब अदालत के अंदर ये बात आ जाएगी सामने कि जी उसने तो ज़ोर ज़बरदस्ती मुझसे डॉक्यूमेंट छीना है और मेरे पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट से वो उसने छीन लिए हैं, तो इस सूरत के अंदर फिर अदालत कहेगी चलो ठीक है अब आप सेकेंडरी एविडेंस पेश करें। इसके अंदर ये नहीं होगा कि उसको नोटिस देंगे लाजमी। क्लास 5 एक्सेप्शन जो बताई गई है कि किन सूरतों में नोटिस नहीं करना होगा, वो एक ये सूरत भी है कि अगर मुखालिफ पार्टी इस बात को साबित तस्लीम कर ले जिसके पास क्या नाम है प्राइमरी एविडेंस पड़ा है, जिसके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट पड़े हैं, वो इस बात को अदालत में तस्लीम करे कि जी मेरे पास जो था प्राइमरी एविडेंस था वो लॉस्ट हो चुका है, गुम हो चुका है और क्या नाम है नहीं मिल रहा, तो इस सूरत में भी उस पार्टी को नोटिस करना लाजमी नहीं है। अब ज़ाहिर बात है जब उसने अदालत में तस्लीम कर लिया कि मेरे पास डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है और मैं गुम कर चुका हूँ, बिल फर्ज बेशक झूठ ही बोल रहा हूँ, तो अब दूसरी पार्टी को नहीं होगा कि वो आर्टिकल 77 के तहत उसको नोटिस भेजे।
से। अब जब अगली पार्टी ने तस्लीम कर लिया, उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो अब वो जो दूसरी पार्टी होगी वो बगैर नोटिस करे सेकेंडरी एविडेंस उसकी फोटो कॉपी अदालत में पेश कर सकती है। क्लास 6 के अंदर ये बताया गया है कि अगर कोई शख्स जो कि मौजूद ना हो और जिसके तक रसाई ना हो, तो इस सूरत के अंदर भी उस शख्स को नोटिस दिए बगैर जो शख्स होगा दूसरा जिसने प्राइमरी एविडेंस पेश करना है, उस शख्स को नोटिस दिए बगैर भी वो प्राइमरी एविडेंस अदालत में पेश कर सकता है। अब आ जाएं दोस्तों आर्टिकल 78 की तरफ। प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग ऑफ पर्सन alleged टू हैव साइंड और रिटन डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड। दोस्तों अगर कोई तहरीरी माहिदा पेश किया जाता है, उसके ऊपर किसी शख्स के साइन हैं, किसी शख्स ने तहरीरी लिखी है, तो खाली जस्ट वो डॉक्यूमेंट पेश करने से ये नहीं हो जाएगा कि जी वो उसी के साइन है और उसी की तहरीर है, ठीक है। तो अदालत के अंदर ये साबित करना पड़ेगा कि ये जी जो साइन मौजूद हैं ये उसी शख्स के हैं और ये जो तहरीर है ये उसी शख्स ने लिखी है। ये किस तरीके से साबित होगा? किसी शख्स ने साइन करे हैं, किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर ए के साइन है, तो अदालत के अंदर अदालत कहेगी कि ए को बुलाया जाए और वो आके इस बात को वेरीफाई करे कि ये साइन उसी के हैं या तहरीर उसी ने लिखी है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है जिसके ऊपर कोई तहरीरी लिखी हुई है, कोई सिग्नेचर है किसी शख्स के, तो वो उस शख्स को जिसके सिग्नेचर हैं, जिसने तहरीर लिखी है, उसको अदालत में पेश किया जाएगा। तो वो पेश करके अदालत में वेरीफाई करेगा, तो ही वो तहरीर डॉक्यूमेंट और उसकी तहरीर जो लिखी हुई है और जो साइन हुए हैं फिर ही वो वेरीफाई होंगे, अदरवाइज उनको वैलिड नहीं माना जाएगा जब तक कि सिग्नेचर और वो तहरीर को आके कोई शख्स जिसने लिखी है या साइन करे हैं वो वैलिड तस्लीम ना कर ले। 78 की तरफ प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स। इसके अंदर भी दोस्तों यही बात की गई है। अगर आपको याद पता हो कि कोई TCS वाला आता है आपके पास या कोई भी डिलीवरी बॉय आता है, तो आपने उसके पास टैब देखा होगा, वो आपसे आपकी डिलीवरी करने के बाद वो आपसे साइन लेता है ऑनलाइन, आप ऑनलाइन उसके टैब के ऊपर साइन कर देते हैं। तो अगर कोई शख्स इस तरीके से कोई साइन करता है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स है, उसके ऊपर कोई साइन मौजूद है, तहरीर मौजूद है, तो भी उसको इसी तरह साबित करना पड़ेगा जिसके अगर वो साइन है तो वो अदालत में आएगा और उसको वेरीफाई करेगा कि जी ये मेरे ही साइन है। तो अब आ जाते हैं आर्टिकल 79 की तरफ। प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय द लॉ टू बी अटेस्टेड। तो दोस्तों अगर कोई डॉक्यूमेंट अदालत में पेश किया जाता है, कोई तहरीरी पेश की जाती है, तो उसको अटेस्टेशन उसका होना लाजमी है। अटेस्टेशन किस तरीके से होगी? 2 गवाह होना उसके ऊपर लाजमी है। कोई भी चीज़ है, अगर आपने छोटा सा मोटरसाइकिल से लेकर 70,000 रुपये की बिल पर आपने मोटरसाइकिल ली या 70 लाख का कोई मकान लिया या 70 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, तो कोई भी अगर कोई डॉक्यूमेंट अदालत में पेश किया जाएगा जिसकी अटेस्टेशन लाजमी है, अटेस्टेशन से मुराद ये है कि उसके ऊपर गवाहों के सिग्नेचर होना लाजमी है। अगर उसके ऊपर गवाह की साइन नहीं है तो वह अदालत के अंदर उसको बतौर एविडेंस पेश नहीं किया जा सकता। बिलफर्ज ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि जी ये ए कहता है मैंने फलां शख्स को ज़मीन बेच दी, अब उस तहरीर के ऊपर किसी गवाह की साइन नहीं है, तो अब वो अदालत के अंदर कोई केस चलता है, वो अदालत में तहरीर पेश करता है, तो ऐसी तहरीर को, ऐसे डॉक्यूमेंट को अदालत वेरीफाई नहीं करेगी, नहीं मानेगी और वो कबूल अदालत में काबिल कबूल नहीं होगा। हाँ, वो काबिल कबूल कब को होगा? कि जब उसके ऊपर 2 गवाहों के साइन मौजूद होते। तो 2 गवाहों की अगर कोई भी तहरीरी मुआहिदा है, तहरीर है, एग्रीमेंट है, उसके ऊपर 2 गवाह के साइन होना लाजमी है। और जब 2 गवाह के साइन होंगे तो उसके बाद उन 2 गवाहों को अदालत में पेश करना लाजमी है। अब खाली ये भी नहीं है कि आपने 2 गवाहों के साइन करवा लिए किसी तहरीर के ऊपर, किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर, उन 2 गवाहों को अदालत में बुलाया जाएगा, अदालत में आके वो गवाही देंगे कि जी ये मेरे ही साइन है और ये मेरी मौजूदगी में ये एग्रीमेंट हुआ था, तो ही अदालत में ऐसा एग्रीमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट काबिल कबूल होगा। हाँ, अगर अब गवाह मौजूद नहीं है, गुम हो गया, वफात पा गया, तो अदरवाइज तरीके से उसके साइन और तहरीर को साबित किया जा सकता है। अदरवाइज अगर कोई गवाह जिंदा है तो उसको अदालत में पेश करना लाजमी है। अब किन सूरतों में इसकी एक्सेप्शन बयान की गई है, किन सूरतों में गवाहों को आना लाजमी नहीं है। बिलफर्ज एक शख्स के पास रजिस्ट्री है मकान की, ठीक है, अब वो मकान में उसने रजिस्ट्री करवाई, उसके ऊपर साइन अंगूठे हैं, गवाहों के सारा कुछ है। अब वो आगे कहीं फरोख्त करने जाता है वो ज़मीन, तो अदालत में कोई केस चलता है, तो अब ऐसा नहीं होगा कि क्या नाम है कि अब वो अदालत के उन गवाहों को लेकर आओ। अब जब उसके पास एक रजिस्ट्री मौजूद है, एक वेरीफाइड डॉक्यूमेंट मौजूद है, तो इस सूरत के अंदर 2 गवाहों की ज़रूरत नहीं होगी। यही बात इस प्रोवाइडेड डेट जो इसके सेक्शन में बताई गई है कि प्रोवाइडेड डेट इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू कॉल एन अटेस्टिंग विटनेस, यानी इट शैल not necessary attesting witness in proof of the execution of any document not being a will which has been registered in accordance with the provision of registration act। यानी वही बात बताई गई है कि किन सूरतों में 2 गवाहों को अदालत में बुलाने की जरूरत नहीं होगी कि अगर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन जो एक्ट है 1908 रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अगर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर है, तो इस सूरत के अंदर, जैसे मैंने आपको रजिस्ट्री की मिसाल दी, तो इस सूरत में किसी शख्स के पास रजिस्ट्री मौजूद है तो उस सूरत में 2 गवाहों का बुलाना लाजमी नहीं है, बुलाना ज़रूरी नहीं है। उस रजिस्ट्री को देखते हुए अदालत फैसला कर देगी और उसको वैलिड मानेगी। हाँ, अगर अब कोई शख्स है, बिलफर्ज ए के पास एक रजिस्ट्री है,
और ए के पास रजिस्ट्री है, उसमें ये लिखा हुआ है कि बी ने ए को मकान दे दिया था रू गवाहान, और ये मकान अब ए के पास है और वो रजिस्ट्री वैलिड डॉक्यूमेंट मौजूद है। अब बी अदालत में आके कहता है कि जी इसने मेरे मकान पे जेल कब्ज़ा किया हुआ है और कब्ज़ा करने के बाद इसने ये जेली रजिस्ट्री तैयार की है। जब रजिस्ट्री को कोई शख्स आके जेली मान लेगा, उस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को अगर कोई शख्स कहे कि ये जेली है, तो इस सूरत में फिर उन 2 गवाहों को अदालत में बुलाया जाएगा। फिर अदालत कहेगी कि जी हाँ अब बुलाओ गवाहों को कि वो आके गवाही दे के आया कि ये वाकई रजिस्ट्री जेली है या नहीं है। तो इस सूरत में उन गवाहों को बुलाया जाएगा जब इटसेल्फ उस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी के ऊपर कोई सवाल उठा दे। वो एग्जीक्यूटर जिसने एग्जीक्यूट किया था वो डॉक्यूमेंट, वही आके जब सवाल उठा दे कि जी ये मैंने तो तहरीर किया ही नहीं, मैंने तो रजिस्ट्री करवाई नहीं इसके नाम मकान की, तो अब उन 2 गवाहों को बुलाया जाएगा कि वो आके अदालत में गवाही दें। अदरवाइज गवाही उनकी काबिल नहीं बुलाया जाएगा। और जनरल रूल क्या है? जनरल रूल यही है, कोई भी तहरीरी मायदा होगा, एग्रीमेंट होगा, उसमें 2 गवाहों का उनके साइन अंगूठे होना लाजमी है और उनका अदालत में आके गवाही देना लाजमी है। तो दोस्तों ये आज हमारा लेक्चर था, हमने जो आज पढ़ा है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अगले आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। काइंडली मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाल्लाह हम जितने इसके आर्टिकल हैं 164 उनको तो तमाम के तमाम को आसान उर्दू ज़ुबान में पढ़ेंगे। इसके अलावा CRPC, PPC, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और जितने ये बेर एक्ट हैं उनको भी इंशाल्लाह मैं लेक्चर अपलोड करने लगा हूँ बहुत जल्द। इसमें आसान उर्दू ज़ुबान में तमाम के तमाम सेक्शन को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए दीजिएगा मुझे इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।